नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका है सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो आपकी बुक है उसका है। मैंने रेफरेंस लिया है कानपुर यूनिवर्सिटी में के लिए जो इजी नोट्स प्रेफर की जाती हैं, मैंने उसका रेफरेंस लिया है। और अदर जो मैं आपको बताऊंगी वो मैंने जो पिछले साल या फिर कहीं से भी पढ़ा होगा तो मैं आपको उसका ऐड करती जाऊंगी। और ये भी आशा करती हूँ कि आप जहाँ होंगे जैसे होंगे अच्छे होंगे, क्योंकि आजकल का समय तो आप देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है। और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट की मीनिंग क्या होती है। इन्वेस्टमेंट वो होता है कि जहां पर कोई हमारे फंड्स है हम उनको ऐसी जगह पे एम्प्लॉय कर दें कि वो हमारे लिए इनकम अर्न कर सके, तो हमारी हो जाती है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपने कुछ पैसे सेव किए हैं, अगर आप उसको सेव करके रखे रहोगे 100 रुपए, तो वो सिर्फ उतने ही के उतने ही बने रहेंगे। तो इसलिए आप क्या करो कि आपने उठा के जाके उनको बैंक में डाल दिया, तो कल को आपके 100 से आपके हो जाएंगे 105 या 106। तो जितनी भी आपकी रिटर्न होगा आपके लिए कुछ ना कुछ वो इनकम अर्न करते जाएंगे। फिर बात करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ट्रू एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके, कि उन पे वो डिपेंड करता है। एक होता है टाइम फैक्टर, दूसरा होता है रिस्क फैक्टर। टाइम फैक्टर होता है कि ये आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं या मिड टर्म करना चाहते हैं। तो ये आपका हो जाते हैं अलग अलग तरीके के टाइम फैक्टर से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपकी कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं उन्हें खरीद सकते हैं। इसी तरीके से आप ये ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हैं। इन सब का एग्जाम्पल लेकर के आप अपनी जो एग्जाम है उसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया आपके टाइम फैक्टर पे डिपेंड। अब रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर होता है कि आपने जहां पर भी फंड लगाए हैं, आपने जहां पर भी फंड को यूज किया है, वो आपका वहां से आपका फंड वापस आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल से शब्दों में कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कंपनीज पे आप लोग अगर इन्वेस्ट करो तो कई बार क्या होती है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। तो अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं ना। तो रिस्क पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो रिस्क जितना ज्यादा होगा उतना कम आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और आपका जो टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर आपकी लिक्विडिटी को भी डिफाइन करता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि हमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा से ज्यादा करना होता है, जिससे कि हमारे पैसे सिर्फ उतने ही ना बने रहे, हमारे पैसे से पैसा, कहते हैं ना पैसा पैसे को अर्न करता है। तो वही चीज है कि यहाँ पर हमें पैसे से पैसा बनाना होता है, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, रेट ऑफ रिटर्न को इंक्रीज करना। फिर बात करते हैं रिस्क को रिड्यूस करना। अब अगर हमारे पास पैसे रखे हुए हैं तो एक छोटा सा ये भी रिस्क फैक्टर होता है कि अरे हमारे पास पैसे रखे हुए हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, या कहीं हमारे बच्चे ना गलत जगह पे खर्च कर दे, या फिर आप कहीं ऐसी जगह ना डाल के चले आओ जहां पर आपको फायदा ना हो, यानी कि शेयर मार्केट या फिर कोई ऐसी जगह पे किसी ऐसी कंपनी में जो कि आपका पैसा डूब ना जाए। तो वो रिस्क फैक्टर आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर डालोगे। आप ट्रेजरी बिल में लगाओगे, आप कॉमर्शियल पेपर्स में लगाओगे, आप एफडी करवाओगे, ये आपका डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर पे। इस पे आप इस सारी चीजों को आप एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं। और रिस्क फैक्टर होता है कि आपका कुछ होते हैं जहां पर रिस्क बहुत कम होता है, जहां पर रिस्क कम होता है वहां पर आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो, और जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कम करते हो। और अगर रिस्क का रेट ऑफ रिटर्न से देखा जाए रिलेशन, तो बिल्कुल इनवर्स रिलेशन होता है। जहां पर रिस्क ज्यादा होता है, जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर रिटर्न ज्यादा होता है। इनवर्स रिलेशन नहीं होता है, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो यानी कि जहां पर रिस्क ज्यादा होगा वहां पर आपका रिटर्न भी ज्यादा होता है, जहां पर रिस्क कम होता है वहां पर रिटर्न भी कम होता है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विडिटी। आपको लिक्विडिटी कितनी रखनी है अपने पास। जैसे कि गोल्ड आपका हो गया, कैश हो गया, ये सारी लिक्विडिटी में के फॉर्म में आती है। आप जितना ज्यादा अपने पास कैश लिक्विड फॉर्म में फंड को रखोगे, आपके इन्वेस्टमेंट उतनी कम हो जाएगी। फिर सेफ्टी रिस्क, हम ये कह सकते हैं कि रिस्क का ऐसे कि जैसा ही कुछ साउंड करता है, यहाँ पर सेफ्टी से हम ये समझ सकते हैं कि सेफ्टी हम कैसे करेंगे कि हमारा एक तो मनी आपका आप इन्वेस्ट भी कर दो, आपकी मनी सही समय पे वापस भी आ जाए, और उतनी ही वापस आए जितनी आपने इन्वेस्ट करी है। जैसे कि यस बैंक का अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो यस बैंक में क्या कहा गया था कि आपने मान लीजिए 10 लाख रुपीज आपने वहां पर जमा किए, तो आप कितने रुपए निकाल सकते थे? आप सिर्फ 1 लाख रुपीज आप विड्रॉल कर सकते थे। तो ये क्या हो गया? ये सेफ्टी हो गई। आपने रिस्क फैक्टर देखा था
रिस्क नहीं था वहां पर, लेकिन सेफ्टी भी तो नहीं थी ना। तो ये आपका हो गया सेफ्टी का मतलब। नेक्स्ट बात करते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि हमारा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में ये काफी अच्छा एक टूल होता है कि अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा तो कुछ समय बाद हमारा पैसा भी तो बढ़ जाएगा ना, तो उसी के हिसाब से हम इसे यूज करते हैं। ओके, तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन का मतलब होगा क्योंकि चूंकि हमारी जो मनी की वैल्यू है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी घटती जाती है, इस वजह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या होती है? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वही होता है जो हमने अभी जस्ट पहले देखा, वो होता है रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क फैक्टर। ओके, और प्लानिंग क्या होती है कि हम कहीं ना कहीं कुछ सिस्टमैटिक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं और कुछ डिसीजन तक पहुंच रहे हैं, है ना। ये तो हम जानते ही, हम कई समय से मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई टफ मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो हम कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग? तो उसके कुछ बेसिस होते हैं। उसमें होता है रिटर्न होना, हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन कितना होगा, हमारी अग्रेसिव ग्रोथ भी मैटर करती है, स्पेकुलेशन हमारा कैसा है। स्पेकुलेशन में कुछ बुल एंड बियर टाइप के इन्वेस्टर आपने सुने होंगे, है ना। फिर उसके बाद आपका आता है फॉर्म्स ऑफ रिटर्न। आपका रिटर्न किस फॉर्म में आ रहा है, कैश फॉर्म में आ रहा है, लैंड फॉर्म में आ रहा है, या फिर किसी और तरीके से आ रहा है, ये आपका डिपेंड करता है ये फॉर्म्स ऑफ रिटर्न में। फिर बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड, जो कि हमने अभी देखा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपका रिस्क कम है, ठीक है, लेकिन अगर कल को ऐसा ना हो जाए कि आपका कोई एक प्राइवेट कंपनी है जो कि काफी अच्छी है, ठीक है, वो चल रही है, बट यू नेवर नो कि कोई कैलेमिटी आ जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो वो कंपनी भी बंद पड़ सकती है। तो आप क्या करोगे वहां पे, क्योंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट तो होता नहीं है कि नहीं अगर कितनी भी दिक्कत आ जाए तो हम आपको आपके पैसे वापस करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में आप गवर्नमेंट की तरफ भागते हो, राइट। सो दैट इज व्हाट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज, जो कि हमने पहले बात करी थी। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड में 3 चीजें मैटर करती हैं। हमारा रिस्क कितना है, लिक्विडिटी हमें कितनी मिलेगी, ठीक है ना, और हमारी कन्वीनियंस कितनी है या कन्वेंस कितना है, ठीक है। तो ये सारी हमारी हो गई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या होती है? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हम सिस्टमैटिक एनालिसिस करके कुछ एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, जिस कंक्लूजन से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट हमारा बेस, उसका बेस होता है रिटर्न, कैपिटल एप्रिसिएशन, अग्रेसिव ग्रोथ, स्पेकुलेशन, फॉर्म्स ऑफ रिटर्न, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या हेल्प करता है? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हम कैसे कुछ तो मतलब इसका इंपॉर्टेंस होगा। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सबसे बड़ा तो हेल्प करता है कि वो आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल गोल ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि उसका फाइनेंशियल गोल क्या है। दूसरा उसका होता है कि वो मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव करने की सोचता है, ओके, तो दैट डिराइविंग द मैक्सिमम बेनिफिट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद चूजिंग द राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी चूज करने में हेल्प करता है। उसके अलावा वो ये भी डिसाइड करता है कि जितने भी ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट हैं वो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे जो फंड्स हैं, हम किसी एक जगह उनको पूरा लगा दें तो रिस्क बहुत हाई होता है, ठीक है, रिस्क काफी हाई हो जाता है। तो इसलिए हम उस फंड्स को डाइवर्सिफाई करते हैं, थोड़ा सा फंड गवर्नमेंट में लगा दें, थोड़ा सा फंड कंपनी में लगा दें, उसके शेयर में लगा दें, कुछ डिवेंचर में लगा दें, है ना, कुछ हम मनी मार्केट में लगा दें, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको फंड्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिन्हें हम हमारे देखेंगे कि फंड्स एवेन्यू का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखेंगे, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें हेल्प करता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल गोल ऑफ इन्वेस्टर, डिराइविंग द मैक्सिमम बेनिफिट इन्वेस्टमेंट, चूजिंग द राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, डिसाइडिंग अपॉन ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, यानी कि हम रिस्क और रिटर्न का ऐसा बैलेंस करें कि हमारा रिस्क तो हो लेकिन हमारा रिटर्न भी रिस्क से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर रिटर्न रिस्क से ज्यादा नहीं होगा ना तो हमारी नुकसान तो होगा ही होगा, तब तो पक्की बात है। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ऐसा करते हैं वो लोग, क्या कहते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मान लीजिए कोई बिजनेस करने जा रहा हो, ठीक है, हमारे ये फंड्स में ही बिजनेस करने जा रहा हो, ठीक है, अगर वो फंड्स में ही बिजनेस करने जा रहा है, वो उसने सोच लिया है कि हम शेयर मार्केट में से ही अपने आप को बनाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे, तो ऐसे केस में वो क्या देखेगा कि अच्छा चलो मेरा रिस्क क्या है, मेरा 10% का लॉस हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर 10% का लॉस हो सकता है,
पर रिटर्न कितनी आएगी, रिटर्न हमारी आएगी 30% की, है ना, 30% की रिटर्न आएगी। तो मान लीजिए अगर हमारा 10% का लॉस हो भी जाता है तो क्या हो गया, 20% का तो हमारा फिर भी बन रहा है ना। तो इस तरीके से वो सोचते हैं और हमारे बैलेंस बैठा के रखते हैं, ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं कि हमारा अगर यहाँ पर दिक्कत आती है तो उसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई करेंगे, हम एक चीज को दूसरी चीज से कैसे बैलेंस करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर, निफ्टी, इस तरीके से अलग अलग मार्केट्स में किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इवन दो अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी टाइमली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू ऑल सेफ।